सर, आप सिंधु बॉर्डर पर आए हैं, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन पिछले 7 दिनों से चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आंदोलन बिल्कुल जायज आंदोलन है और ये आंदोलन सफल होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। अफसोस इस बात का है कि ये जो मोदी सरकार है, बिल्कुल बेरहम और बेदर्द सरकार है, एक तरह से गुंडों की सरकार है। उसको किसानों की बात, जो मुद्दे हैं उनके बहुत छोटे से हैं। तीनों कानून आप वापस लो आप, और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, बहुत सिंपल सी बात है, उसको मानना चाहिए। लेकिन उसे न मान के और बार बार इस मुद्दे को गुमराह करने के लिए और बीच में दलालों को खोजने के लिए ये सरकार मीटिंग कर रही है, जैसे आज भी मीटिंग चल रही है। मीटिंग का मतलब क्या है? बीच के रास्ते का मतलब क्या है? मामूली सी बात है, इसके अलावा कोई और है नहीं। तुमने जो कानून बनाए हैं किसानों से पूछ के नहीं बनाए, किसानों से वार्ता नहीं करी आपने, किसानों की सहमति नहीं ली आपने किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की आपने। तो आपने जो कानून बनाए अपने जो पूंजीपति यार हैं उनके तलवे आप चाटते हैं, उनको खुश करने के लिए बनाए हैं। तो सीधी सी मांग है, इन कानूनों को बंद करो, आप खत्म करो, इनको वापस लो और जो एमएसपी है उसको कानूनी जामा पहनाओ। कानूनी जामा इसलिए कि एमएसपी अभी तक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है केवल, वो बाध्यकारी नहीं है, वो लागू होना चाहिए। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है किसी भी तरह की, सरकार की मर्जी है लागू करे ना करे। और आप देख रहे हैं कि जो अनाज 23 फसलों पर जो एमएसपी दी जा रही है, वो एमएसपी पर कहीं भी खरीदा नहीं जा रहा। अनाज ज्यादा से ज्यादा पंजाब में खरीदा जाता है या हरियाणा में खरीदा जाता है, बाकी और कहीं जगह वो भी वहां भी अभी नहीं खरीदा जा रहा, कहीं भी एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। 30% से लेकर 40%, 45% कम रेट पर ये जो अनाज किसान का खरीदा जा रहा है। तो आपके एमएसपी की घोषणा करने का मतलब क्या है नहीं है? इसलिए एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ ताकि वो इंप्लीमेंट हो सके और जो एमएसपी आप घोषणा करो वो एमएसपी किसान को मिल सके। और दूसरा, ये कानून वापस लो। इसीलिए हम इस समर्थन में हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं, हम उसके लिए यहाँ पर आए। किसानों ने, मेरा सवाल है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनका कहना है कि जो यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे किसान आए उनको पाकिस्तान और चीन से फंडिंग हो रही है, उनको फंडिंग दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फंडिंग के विषय में तो आपने देखा होगा कि जितने भी किसान संगठन हैं उनको जिस तरह से चंदा मिल रहा है, उनकी जो यूनियंस हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके साथी किस तरह से उनको चंदा दे रहे हैं, वो आप सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये फंडिंग का आरोप, क्योंकि इनके पास में इसके अलावा और कोई आरोप है नहीं, या तो फंडिंग विदेशों से हो रही है उस पर लगाएंगे, लेकिन मोदी सरकार या मोदी सरकार के जो चमचे हैं वो सारे के सारे यूं देखे कि जो विदेशों से चंदा लेने वाले हो, सारे के सारे तुम ले रहे हो। आरएसएस के संगठन है वो चाइना से चंदा ले रहे हैं, जो बीजेपी के संगठन है वो चाइना से चंदा ले रहे हैं, यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, इनके जो सारे लोग हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, एसोसिएशन बना के चाइना से चंदा ये ले रहे हैं। तो दलाल ये हैं, देश के लिए देशद्रोही ये लोग हैं। लेकिन ये सारे आरोप लगाते हैं किसानों पर जो बेबुनियाद हैं, बिल्कुल तरह से झूठे हैं। किसान यहाँ पर, किसान अपने आप में स्वाभिमानी है, देशभक्त है और पूरी तरह से राष्ट्रभक्त है, उसे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना पेट काट कर आंदोलन लड़ा है और आगे भी लड़ेगा और अब भी इस समय लड़ रहा है। तो जो भी पैसा है, जो भी चंदा है, उन्हीं किसानों का है, जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, और बाकी जो लोग किसानों को समर्थन कर रहे हैं उनकी तरफ से वो चंदा है। पूरा देश का एक एक पैसे का हिसाब है, वही चंदा है और कोई नहीं। ये सरकार का बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। एक सवाल इसके साथ ही जुड़ता है कि जब कोई मूवमेंट होता है तो सरकार की तरफ से हमेशा ये क्यों आता है कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इनको चाइना से फंडिंग हो रही है? देखिए, जो सरकार का जो दलाल मीडिया है, वो दलाल मीडिया जो है लोगों को यही समझाता है, और क्योंकि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई पहुंचाने के सारे साधन सरकार ने बंद कर रखे हैं। जो गोदी मीडिया है वो सरकार की बात कहेगा, इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि ये सारे आरोप लगाकर जनता, क्योंकि अज्ञान है, जनता जानती नहीं है, ना समझे जनता, इसलिए वो उस चीजों पर विश्वास कर लेते कि हाँ भाई इन्हें फंडिंग वहां से आ रही होगी, कैसे इतने दिन तक आंदोलन चल रहा है। यही आरोप इन्होंने सीए वाले आंदोलन पर लगाए थे। लेकिन इनसे ये पूछो कि जब तुम्हारे देश में लॉकडाउन था, यही जितने भी जो आंदोलन करने वाले साथी हैं, विशेषकर सिख समाज के लोग, इन्हीं गुरुद्वारों ने लोगों को सुबह शाम खाना पहुंचाया था, खाना खिलाया था। और इस बात की गवाह दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने जितने लोगों को खाने की बात कही, गुरुद्वारों से पहुंचा है वो खाना, गुरुद्वारा रकाबगंज, शीशगंज वगैरह सबसे वो खाना पहुंचा है। तो ये जब बात कर रहे हैं जो दूसरों को खिला सकते हैं,
तुम्हारे लॉकडाउन में तुम नहीं काम कर रहे, वो सरकार के काम ये सारे संगठन कर रहे हैं, तो वो अपनी लड़ाई में खाना अपने लिए नहीं बना सकते, अपने लिए नहीं पहुंचा सकते, अपने साधन नहीं कर सकते। सब साधन उनके अपने हैं और सारे साधन उनकी कड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई के हैं। सरकार क्योंकि आतंकवादी है, खुद सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश में अगर है तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। और आतंकी मिसाल आप देख सकते हैं कि ये सरकार, ये जो किसान है, हम सारे हमारे देश के हैं, ये अपनी बात कहना चाहते हैं। आपने चारों तरफ कटीले तार लगा रखे हैं, पत्थर की बैरिकेड लगा रखे हैं, बम्पर जो आपने लगा रखे, डंपर लगा रखे, भरके लगा रखे, खाइयां खोद रखी आपने। किसान से तो आप ये कहते हो कि भाई अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो। अबे ये तुमने खोद रखी है, ये सरकारी जमीन है, सरकारी सड़कें हैं, सरकारी संपत्ति को तुम नुकसान पहुंचा रहे, तुम्हारे खिलाफ नहीं एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं है। ये आंदोलन को बदनाम करने की इस मोदी सरकार की साजिश है। आंदोलन को ये बदनाम किसी हालत में कर नहीं पाएंगे कि लोग अब समझ रहे हैं। भला हो आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों का जो सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, कौन कहां खड़ा है, कौन कहां खड़ा, सब अपनी आंखों से देखो। अभी दो बार किसानों के साथ वार्तालाप हुई है, लेकिन किसानों के साथ जो अमित शाह जी की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक असफल रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वार्ता का कोई मतलब नहीं है। क्या डिमांड है? बहुत सीधी सी डिमांड है। डिमांड सिंपल सी है कि तुमने जो कानून बैकडोर से पिछले दरवाजे से लेकर आए, किसानों की पीठ में छुरा जो भोगा आपने, जिस समय कोरोना की महामारी थी उस समय तुम अध्यादेश लाके और फिर बाद में गुंडागर्दी से राज्यसभा में आपने पास करा लिया, नहीं तो वही खत्म हो जाता मामला। आप समझ रहे ना? उस पर चर्चा नहीं होने दी, मतों का विभाजन नहीं होने दिया और गुंडागर्दी से राज्यसभा में आपने कानून पास करा लिया। अब जो ये किसान है, इनकी बहुत छोटी सी मांग है और बिल्कुल जायज मांग है। आपने जो कानून बनाए हैं उनको वापस लो, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, इसके अलावा कौन सी मांग है? इस बात के लिए चर्चा करने की क्या जरूरत है? और अगर आपको चर्चा करनी है तो एसी कमरों में बैठ के क्यों करते हो? यहाँ किसान है, इस देश का किसान है, इस माँ का अन्नदाता किसान है, इसके बीच में आके तुम क्यों नहीं करते? और उसमें यस या नो होनी है, बात माननी है तो हाँ कहो, नहीं माननी है तो ना कहो, हम लड़ते रहेंगे, बात में दे दी जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो सरकार कहती है कि बीच का रास्ता, कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता, इधर का रास्ता, उधर का रास्ता, सारे रास्ते एक ही हैं। अपने काले कानून वापस लो और एमएसपी को कानूनी दर्जा दो और एमएसपी किसान को दिलवा, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। सर, ये आरएसएस संगठन या करनी सेना, इन लोग आंदोलन में दिखते नहीं सर। भाई वो तो गुंडे हैं। इस देश के जो है सबसे बड़े घातक वही आरएसएस और बजरंग दल और उनसे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, असली आतंकवादी तो वही है ना। ये किसान किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? अगर अनाज महंगा होगा, जैसे व्यापारी स्टॉक कर लेता है, आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन कर दिया, तो अब व्यापारी कितना भी खरीद सकता है, कितना भी उसकी जो जमाखोरी कर सकता है। जमाखोरी करने के बाद इस देश का व्यापारी केवल अपने लिए जीता, देश के लिए नहीं जीता, ये सबको समझ लेना चाहिए। तो वो व्यापारी जिस समय उसे लगेगा कि इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना दाम मिलेगा, उसमें से तब निकालेगा अपने उसमें से स्टॉक में से वो माल को। उसका असर किस पे पड़ेगा? क्या केवल किसान पर पड़ेगा? उसका असर तो हर किसी पर पड़ेगा, गरीब पर भी पड़ेगा, मजदूर पर भी पड़ेगा, मध्यम वर्ग के लोगों पर भी पड़ेगा, उन आरएसएस के लोगों पर भी पड़ेगा, सब बजरंग दल वाले जो उन पर भी पड़ेगा, हर किसी पर पड़ेगा। तो हर किसी को सोचना चाहिए। और ये बात ऐसी नहीं, आप इस तरह से देखो, आज इस समय आलू की खुदाई हो रही है, आलू का दाम किसान को क्या मिल रहा है? 10 रुपए किलो। और मार्केट में आप चले जाओ, आलू का दाम क्या है? 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, ये आलू का दाम मिल रहा है। प्याज का दाम जब किसान से खरीदी जाती है, प्याज 5 रुपए, 6 रुपए किलो मिलता है, आज का दाम है 70 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, ये किलो में दाम है। लहसुन सरकारी रेट है, लहसुन का 35 रुपए, 36 रुपए किलो, जो खरीदा सरकार ने, वो भी सारा नहीं खरीदती, तो बाकी जो है किसान से जो खरीदा जाता वो 5 रुपए, 6 रुपए किलो पे। और लहसुन किस हिसाब से बिक रहा है? लहसुन 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो तक गया। इसको कौन खा रहा है? यानी जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत करता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कम से कम एक फसल को तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। 4 से 5 महीने वो मेहनत करके उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। और जिसकी जेब में पैसे पड़े हैं, जिसके पास स्टॉक करने के लिए वो है, सुविधा है, जिसके साथ में सरकार खड़ी है, वो अंधाधुंध कमा रहा। यानी मतलब कोई सीमा नहीं है, 1000% ज्यादा, 1500% ज्यादा, मतलब ये स्थिति हो रही है। तो ये सारा का सारा ये सरकार की साजिश है किसान को बर्बाद करने की। और ये कानून वही हैं जिनकी तलवे चाटते हैं मोदी जी,
जिनकी चौखट को चुनते हैं मोदी जी, वो यार अंबानी और अडानी, उन्हीं के हाथ में देश की धरती जो है, किसानों की जमीन देने के लिए सारा षड्यंत्र है। और ये हम सब समझ चुके हैं, ये कभी होगा नहीं। अब एक और सवाल निकल के आ रहा है कि जो यहाँ पर किसान आए उनमें से कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और उनको कह रहे हैं यहाँ कोरोना फैलाने की आशंका है। किसने कहा ये? अभी न्यूज में आया। न्यूज ने कहा ना, जो न्यूज वाले दल्ले हैं उन दल्लों से पूछो, जब तुम्हारा बाप जाता ना, अमित शाह भी हैदराबाद में गया, वहां जाके मीटिंग करिए, वहां पे हजारों लोग थे, पहले जाके उनका करवा कोरोना टेस्ट। अभी तेरे बाप ने वहां करिए, उसमें गुजरात में एक शादी हुई है, हजारों लोग शामिल हुए, पहले उनका जाके करा टेस्ट। अभी बिहार की जीत का जश्न मनाए हैं दिल्ली में, हजारों लोग उनके उसमें राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय में आए, उनका करो पहले कोरोना टेस्ट। हमारे कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि कोरोना के बहाना लेके जिस तरह से देश को तुमने बर्बाद किया है, तो ये सारी की सारी चीजों से हम लोग जानते हैं, हम लोग सावधान है और सबको सावधान रहना चाहिए, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ का जो माहौल देख के नहीं लगता आजादी के समय की पहले की घटना लग रही है? बिल्कुल मैं ये मानता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी संगठन हैं जो इस सरकार की किसी भी बात के विरोध में हैं, इस आंदोलन में उन सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, चाहे सीए एनआरसी वाले आंदोलन वाले लोग हो, और चाहे ईवीएम वाले लोग हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर किसी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन देश को बचाने का है और सबका आंदोलन है, इसलिए सबको साथ देना चाहिए। जैसे सीए का बिल उन्होंने वापस नहीं लिया था। किसका? सीए का बिल वापस नहीं लिया, लेकिन मोदी जी की टांगों में इतना दम भी नहीं है, वो 56 इंच का कलेजा भी नहीं है कि उसे लागू कर दे। आज तक लागू भी नहीं किया। अगर हिम्मत है 56 इंच का सीना तो लागू करके दिखाओ ना, बता देंगे तुम्हें क्या स्थिति तुम्हारी। लागू नहीं किया, और इसी तरह से ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये लागू नहीं हो पाएंगे अगर ये नहीं माने तो। सरकार को एक ही उसके पास रास्ता है, ये तीनों कानून वापस ले और कानूनी जामा पहना है उसको एमएसपी को, बस। क्या इस बिल को वापस लेगी सरकार? कोई बात नहीं लेगी तो हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लड़ रहे हैं, उनके गुर्दे में जितना दम है वो भी दिखा दें और हम भी दिखा देंगे हमारे सीने में कितना दम है, बात खत्म होगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.